अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं समर अब्बास। ईरान में महंगाई के खिलाफ शुरू होने वाले हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे इब्तदा में सिर्फ मुआशी मसाइल के खिलाफ थे, लेकिन वक्त के साथ साथ ये एहतजाज पुरतशद्दद हो गए। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरीन और सिक्योरिटी फोर्सेज के दरमियान शदीद झड़पें जारी हैं, जिनके नतीजे में बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान हो रहा है। मारूफ अमरीकी जरीदे टाइम मैगजीन के मुताबिक मुख्तलिफ शहरों में होने वाली झड़पों के दौरान हलाकतों की तादाद 217 तक पहुंच चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ एक रात में एहतजाज में गैर मामूली शिद्दत देखी गई। मुजाहिरीन ने तोड़ फोड़ की, सरकारी और अवामी इमलाक को निशाना बनाया और कई इलाकों में हालात काबू से बाहर हो गए। इत्तलात के मुताबिक इन मुजाहिरों के दौरान 26 बैंक, 25 मसाजिद, 2 अस्पताल और 48 फायर ट्रकों को नुकसान पहुंचाया गया, जबकि सरकारी इमारतों और पुलिस स्टेशन पर भी हमले किए गए। इन वाकयात में मुतअद्दिद सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हुए, जिनके बाद रियासती इदारों ने सख्त इक़दाम किए। हुकाम के मुताबिक अब तक तकरीबन 2500 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी गई है ताकि इत्तलात के फैलाव और मुजाहिरीन की राब्ताकारी को रोका जा सके। टाइम मैगजीन ने तेहरान के एक डॉक्टर का हवाला देते हुए दावा किया है कि दारुल हुकूमत के सिर्फ 6 अस्पतालों में 217 मुजाहिरीन की हलाकतों की तस्दीक हुई है, जिनमें अक्सरियत गोली लगने से जाँ होने वालों की है। ताहम ईरानी हुकाम ने सरकारी तौर पर इन अदादो शुमार की तस्दीक नहीं की। दूसरी जानिब वाशिंगटन में कायम ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट न्यूज एजेंसी का कहना है कि कम से कम 63 अफराद हलाक हुए हैं, जिनमें 49 आम शहरी शामिल हैं। गैर मुल्की इंसानी हकूक के इदारों के मुताबिक तेहरान और मशहद समेत ईरान के 100 से ज्यादा शहरों में रात के हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे किए गए, जबकि गिरफ्तार होने वालों में सिक्योरिटी एहलकार भी शामिल हैं। इस सूरत हाल के पेश नजर पाकिस्तान ने अपने शहरियों को ईरान के गैर जरूरी सफर से गुरेज करने की हिदायत की है। दफ्तर खारजा की जानिब से जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि अपनी हिफाजत और सलामती के पेश नजर पाकिस्तानी शहरियों को मशवरा दिया जाता है कि हालात बेहतर होने तक इस्लामी जमहूरिया ईरान का तमाम गैर जरूरी सफर करने से गुरेज करें। दूसरी जानिब मुल्क में बिगड़ती हुई सूरत हाल पर ईरानी फौज की जानिब से भी आज एक सख्त मौक़िफ़ सामने आया है। ईरानी फौज ने ऐलान किया है कि वो हर साजिश का पूरी कुव्वत के साथ मुकाबला करेगी। फौज के मुताबिक कमांडर इन चीफ की सरबराही में दुश्मन की खित्ते में नकल हरकत पर नजर रखी जा रही है और कौमी मफादात और अवामी इमलाक का हर सूरत तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। फौजी बयान में कहा गया है कि ईरानी अवाम की हिमायत के झूठे दावे करने वाले अनासिर दरअसल एक नया फितना भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। ईरानी फौज के बयान में मजीद कहा गया है कि मुल्क के स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर और अवामी इमलाक का हर कीमत पर दिफा किया जाएगा। दूसरी जानिब आलमी सतह पर अपना मौक़िफ़ पेश करने के लिए ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा का रुख कर लिया है। ईरान के मुस्तकिल मंदूब ने सलामती कौंसिल को खत लिखकर ईरान में जारी शोरश के पीछे अमरीका का हाथ होने का इल्ज़ाम आयद किया है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल मंदूब अमीर सईद इरवानी ने कहा है कि अमरीका ईरान में बदअमनी और तशद्दुद को हवा दे रहा है। उनके मुताबिक अमरीका धमकियों, लोगों को उकसाने, जानबूझकर तशद्दुद की हौसला अफजाई और अमन इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाकर ईरान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत कर रहा है, जबकि इसराइल के साथ मिलकर ईरान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिशों की भी मजम्मत की गई है। खत में कहा गया है कि ईरानी हुकूमत मुसलसल इस बात पर जोर देती आ रही है कि पुरअमन मुजाहिरीन और फसादी अनासर में फर्क किया जाना चाहिए। हालांकि माजी में अक्सर तमाम मुजाहिरीन को एक ही तनाजुर में देखा जाता रहा है। ईरान में जारी फसादात पर जहां अमरीका और इसराइल के मुलव्वस होने के इल्जामात लग रहे हैं, वहीं मगरिब नवाज ईरानी रहनुमा भी इस सूरत हाल को अपने हक में इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान के साबिक बादशाह के जलावतन बेटे रजा पहलवी ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से ईरान में जारी एहतजाज के मामले पर फौरी मुदाखलत की अपील की है। रजा पहलवी ने एक्स पर जारी बयान में लिखा कि जनाब सदर, ये आपकी फौरी तवज्जो, हिमायत और अमली इक़दामात के लिए एक हंगामी अपील है। बराह करम ईरान के अवाम की मदद के लिए मुदाखलत के लिए तैयार रहें। अमरीका में मुक़ीम रजा पहलवी ने यह वाज़ेह नहीं किया कि वो किस नौइयत की मुदाखलत चाहते हैं, ताहम उन्होंने मुल्क भर में इंटरनेट की बंदिश और मुजाहिरीन के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल के खदशात का इजहार किया। यह अपील ईरानी हुकूमत के इस मौक़िफ़ को तक़वियत देती है कि बैरूनी क़ुव्वतें ईरान के अंदरूनी बहरान को अपने मुफादात के लिए इस्तेमाल कर रही है और बज़ाहिर इन्हीं हालात और अपीलों को देखते हुए अमरीकी सदर भी अपने जारहाना अज़ाइम को मजीद वाज़ेह कर रहे हैं। आज भी अमरीकी सदर ने ईरानी हुकूमत को खबरदार किया है कि वो संगीन और तकलीफ दे कार्रवाई कर सकते हैं। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज़ अमरीकी सदर ने न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए गए इंटरव्यू में भी कहा था कि अमरीका अपने मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दुनिया के किसी भी मुल्क में कार्रवाई का हक रखता है। ईरान की सूरत हाल पर आलमी रद्द-ए-अमल भी सामने आ रहा है। फ्रांस, बरतानिया और जर्मनी ने मुश्तरका बयान में ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेज के तशद्दुद पर तशवीश का इजहार किया है। यूरोपीय रहनुमाओं ने जोर दिया है कि ईरानी हुक्काम अपनी आबादी का तहफ़्फ़ुज़ करें और आज़ादी इजहार और पुरअमन इज्तिमा की इजाज़त दें, ताकि अवाम किसी खौफ के बगैर अपने हकूक़ इस्तेमाल कर सकें। ये बयानात एक तरफ इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा है, तो दूसरी जानिब ईरान पर सफारती दबाव बढ़ाने की कोशिश भी नजर आती है। दूसरी जानिब ईरान में हालिया कशीदगी के दौरान पाकिस्तान एक अहम सफारती मरकज़ के तौर पर उभरा है। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की सिफारतकारी को इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है और अमरीकी जरीदे द नेशनल इंटरेस्ट ने भी पाकिस्तान के इलाकाई अहमियत और मौसर सिफारतकारी का एतराफ़ किया है। अमरीकी जरीदे के मुताबिक
वाशिंगटन के सख्तगीर हलकों में ईरान को अगला हदफ बनाने का तस्वुर बढ़ रहा है और अमेरिकी सदर ट्रंप ने भी खबरदार किया है कि अगर ईरान में मुजाहिरीन पर क्रैकडाउन किया गया तो अमेरिका मुदाखलत कर सकता है। तहम नेशनल इंटरेस्ट के तजियाकारों का कहना है कि ईरान के साथ वेनेजुएला जैसा रवैया नाकाम होगा और जनूबी एशिया में संगीन कसीरो जहती बहरान पैदा कर सकता है। ईरान के खिलाफ कार्रवाई की मुखालफत पूरे खित्ते में महसूस की जा रही है और पाकिस्तान, जो अमेरिका का एक अहम शराकतदार है, भी ईरान के खिलाफ किसी भी तशद्दुद या रजीम चेंज की हिमायत नहीं करता। अमेरिकी जरीदे के मुताबिक पाकिस्तान तशद्दुद के जरिए ईरान में हुकूमती निज़ाम की तब्दीली की हिमायत नहीं करता, क्योंकि उससे न सिर्फ पाकिस्तान की मगरबी सरहद पर बदमनी पैदा होगी बल्कि मुहाजिरीन के हजूम के बायस कौमी सलामती के मसाइल भी जन्म लेंगे। नेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक पाक अमेरिका ताल्लुकात फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की ट्रंप से मुलाकात के बाद बेहतर हुए हैं और अमेरिका को ऐसे इलाकाई शराकतदारों से फ़ायदा उठाना चाहिए जिनका इस्तेकाम में हकीकी मफाद हो। ईरान ने भी पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान सलामती के मुआहदे को खुशाइन करार दिया है और वाजे किया है कि मुदाखलत की सूरत में पूरे खित्ते की सूरत हाल गैर मुस्तहकम हो जाएगी। जहां ईरान के मामले में अमेरिकी इरादे तशवीशनाक दिखाई दे रहे हैं, वहीं वेनेजुएला में कार्रवाई और सदर मादुरो की गिरफ्तारी के बाद अमेरिकी सदर को मजीद जारहाना इक़दामात का मौका मिलता नजर आ रहा है। इसी तनाजुर में मैक्सिको, ग्रीनलैंड और दीगर ममालिक के खिलाफ भी अमेरिकी महाज आराई के खदशात बढ़ गए हैं। अमेरिकी सदर की जारहाना हिकमत अमली दीगर खितों में भी बहस को जन्म दे रही है। वेनेजुएला के बाद अब ग्रीनलैंड के हवाले से अमेरिकी अज़ायम सामने आ रहे हैं। फॉक्स न्यूज़ के मुताबिक 57,000 आबादी वाले ग्रीनलैंड को खरीद कर अमेरिका में शामिल करने का मंसूबा जेर गौर है, जिसके तहत ग्रीनलैंड के बाशिंदों को बराह रास्त 10,000 से 1 लाख अमेरिकी डॉलर तक अदा करने की तजवीज़ दी गई है ताकि उन्हें डेनमार्क से लदगी पर आमादा किया जा सके। अमेरिकी सदर इससे कबल कह चुके हैं कि उन्हें ग्रीनलैंड मादनियात के लिए नहीं बल्कि दिफाई मकासद के लिए चाहिए और अब उन्होंने ये भी वाजे कर दिया है कि अगर अमेरिका ने ग्रीनलैंड हासिल ना किया तो चीन या रूस वहां असर रसूख कायम कर सकते हैं। दूसरी जानिब ग्रीनलैंड की तरफ से अमेरिकी पेशकश और धमकियों पर सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है। ग्रीनलैंड की पार्लियामेंट की तमाम 5 सियासी जमातों ने मुश्तरका बयान में कहा है कि हम ना अमेरिकी बनना चाहते हैं और ना ही डेनिश, हम ग्रीनलैंडर्स हैं। सियासी जमातों का कहना था कि हमारा मुस्तकबिल सिर्फ ग्रीनलैंड के अवाम के फैसले पर मुनहसर होना चाहिए और ग्रीनलैंड बेचने या जबरदस्ती शामिल किए जाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ग्रीनलैंड के वज़ीर-ए-आज़म ने भी कहा कि हम ना अमेरिकी बनना चाहते हैं और ना ही डेनिश, बल्कि हम अपनी अलग शनाख्त के साथ कलालियत यानी ग्रीनलैंड के बाशिंदे रहना चाहते हैं। उन्होंने वाजे किया कि ग्रीनलैंड ना फरोख्त हो सकता है और ना ही किसी ताकत के जेर तसल्लुत आ सकता है। ग्रीनलैंड की डेमोक्रेटिक पार्टी के रुकन जेम्स फ्रेडरिक नेल्सन ने भी अमेरिकी मौक़िफ़ को सख्ती से मुस्तरद करते हुए कहा कि ग्रीनलैंड फरोख्त नहीं होगा। ग्रीनलैंड के अवाम और सियासी नुमाइंदों ने ट्रंप के रवैये को तज़हीक आमेज़ और धमकी आमेज़ करार दिया, खासतौर पर जब ताकत के जरिए ग्रीनलैंड की हैसियत बदलने की बात की गई। इन तमाम मामलात और खासतौर पर अमेरिकी सदर के जारहाना अज़ाइम पर मजीद बात करने के में ज्वाइन किया है आलमी उमूर के माहिर डॉक्टर आदिल नजम ने। बहुत शुक्रिया आदिल नजम साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। इस वक्त काफ़ी ज़्यादा जो है वो दुनिया भर में एक हंगामा खेजी देखी जा रही है, आलमी सियासत के अंदर भी और ममालिक के ताल्लुकात के अंदर भी। पर्टिकुलरली अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। एक तरफ वेनेजुएला की कार्रवाई होती है, उसके बाद फिर ईरान के बारे में भी उनके बयानात सामने आ रहे हैं। पर्टिकुलरली जो ईरान की इस वक्त सूरत हाल है, क्या लग रहा है आपको इस खित्ते में वो इंटरवीन करेंगे? जिस तरह के हालात ईरान के अंदर इमर्ज हो चुके हैं, उस पर बयानात तो उनके तकरीबन डेली आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया समीर। जैसे आपने कहा, पूरी दुनिया में एक जो है अजीब किस्म का समा है और इन अ वे हम जब उसको डोनाल्ड ट्रंप पे पर्सनलाइज कर देते हैं, क्योंकि उनका कमाल ही है ना कि सारी अटेंशन जो है उसको सक कर लो अपनी या तरफ। तो कई बार हम जो बहुत बड़ी चीजें हो रही हैं दुनिया में वो भी मिस कर देते हैं। जहां तक ईरान का ताल्लुक है, मैं उन बड़ी चीजों पे भी आता हूँ। मसलन ईरान है, वेनेजुएला है, मिडल ईस्ट है, सीरिया खसूसन है, यमन खसूसन है। उसमें अमेरिका के अंदर जो खाना जंगी है वो है, ग्रीनलैंड और यूरोप का इसराब है, और जो यूक्रेन से चल रहा था वो तो चल ही रहा है। और इन सब पे जो सबसे बड़ी चीज है जिसको हम इस सारे उसमें भूल जाते हैं कई बार, या उतना अहमियत नहीं देते जितनी देनी चाहिए, वो कंटिन्यूएशन है गजा की जो जी हाँ, क़यामत है उसकी, जो गुज़िश्ता कल भी थी, आज भी है और आइंदा कल भी है। बिल्कुल। सो कमिंग फर्स्ट टू ईरान, जैसे आपने जिक्र किया, ईरान में यकीनन जो है इस वक्त हालात जो हैं बहुत संगीन है। डोनाल्ड ट्रंप के हवाले पे आने से पहले लेट अस बी क्लियर कि ईरान में हो क्या रहा है। ईरान में एक बहुत सारे जो हुए हैं इससे पहले भी पब्लिक अनरेस्ट, खुसूसन यंग लोगों के अनरेस्ट, लेकिन जो होते रहे हैं उस सिलसिले की कड़ी है। एक इकोनॉमिक कोलैप्स है जहां दिनार जो है वो तकरीबन कोलैप्स हो चुका है। लोगों में बहुत गम और गुस्सा है और वो जो है वो जेनेरिक है टू ईरान। लेकिन
हमने पिछले साल में ये देखा कि ईरान के अंदर अमेरिका से ज्यादा जो है इजराइल की अब इतनी इंट्रूजन है, चाहे वो एजेंट्स में हो चाहे सोसाइटी के अंदर उनके लोगों की हो, कि हमने जब अटैक्स में भी देखा कि वो इसको बहुत ज्यादा स्टर कर रहे हैं। या और उसकी वजह से जो भी इंटरनल गल्फशार है वो और एग्जैसरबेट हो जाता है। इस सारी सूरत हाल में डोनाल्ड ट्रंप उतरते हैं, और डोनाल्ड ट्रंप को समझने में ईरान के लिए आई थिंक हमें फिर इसराइल की तरफ से देखना होगा। मेरा मौकफ ये रहा है कि डोनाल्ड, देखें कोई भी अमेरिकन हो उसके लिए ईरान जो है इन अ वे इजी केस इस तरह है कि वो लाइंस बड़ी क्लियरली ड्रॉन हुई हुई हैं सत्तर की दिहाई से। या लेकिन इस वक्त जो चीज हम देख रहे हैं वो डोनाल्ड ट्रंप को जो शय मिल रही है नेतन्याहू से। सो ये जो है नेतन्याहू की प्रेफरेंस है मोर देन ट्रंप। लेकिन जिस मोमेंट में डोनाल्ड ट्रंप हैं, उन्होंने अब कह दिया है कि जी अगर कुछ ऐसी कार्रवाई हुई तो मैं गुरेज नहीं करूंगा इंटरवीन करने में। लेकिन ये क्लियर नहीं है कि वो इंटरवीन क्या कर सकते हैं। अमेरिका में प्रॉबेबली कोई विल नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप में भी कोई विल नहीं है कि वो फौजें भेज दे जैसे इराक में या कुवैत में था। और जैसी कार्रवाई की गई वेनेजुएला में, उसके लिए जरूरी यह है कि जो अंदर जो है डिस्कॉर्ड ईरान के, उसमें ऐसी फोर्सेस हों जो अमेरिका की साथ देने को तैयार हों। और अगर कोई रिजीम चेंज होती है, चाहे वो ईरानी लोगों की तरफ से हो चाहे वो अमेरिका और इसराइल की हमायत से हो, सवाल ये है कि उसका डायरेक्शन क्या जाएगा। सो ये सारी चीजें जो है अनसर्टिनिटी जरूर पैदा करती हैं। लेकिन हमने ये भी देखा कि ये जो ईरान की हुकूमत है, ये पिछले कई सालों से हैज बीन वेरी गुड एट मैनेजिंग, चाहे वो डंडे के जोर पे हो, चाहे वो कैरेट हो, चाहे वो स्टिक हो, उसके जोर पे दिस डिसकंटेंट। सवाल ये है कि जो इस वक्त का डिसकंटेंट है, क्या वो हद गुजार चुका है कि जहां जो हुकूमत है तेहरान की, वो उसको संभाल ना सके। और अगर ना संभाल सके तो फिर डायरेक्शन क्या है। वो चेंज का डायरेक्शन जो है वो एक प्रो अमेरिकन हुकूमत होगी, या ईरान की एक चेंज हुकूमत होगी जो तब भी प्रो अमेरिकन नहीं होगी। दोनों पॉसिबिलिटीज कम से कम जरूर है, तीनों पॉसिबिलिटीज जरूर तो है आपकी रीडिंग कि क्या है जो ईरान के इस्तेमाल अंदर में हालात है। को देख कर? जिस तरह से वहाँ पे ईरानी जो मौजूदा क़यादत है वो भी कहती है कि इसमें इंट्रूडर्स मौजूद हैं जो कि डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए यहाँ पे जलाओ घेराव कर रहे हैं। और फिर जो इजरायली मोसाद एजेंसी है उसकी वेबसाइट के ऊपर भी ईरानी ज़ुबान में पैगामात का आना, कहते हैं कि हमारे लोग मौजूद हैं सूरत हाल के अंदर, ईरानी जो है मुजाहिरीन उनके साथ। तो क्या लग रहा है आपको इस मरतबा जो मुजाहिरे फैलते जा रहे हैं? पहले भी एक कोशिश हुई थी पिछले साल जब एक जंग हुई थी इजराइल और ईरान के दरमियान, अमेरिका ने भी उसमें अपना हिस्सा डाला था, रजीम चेंज की कोशिश तब भी हुई थी एक, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सकी थी। अब की मरतबा आपको लग रहा है कि हालात रजीम चेंज की तरफ जा रहे हैं या मुश्किल होगा ऐसा? इसका इम्कान बड़ा मुश्किल है क्योंकि गिरफ्तारियां तो काफ़ी हो रही है, 2500 बंदे गिरफ्तार हो चुके हैं, दर्जनों जो है वो जाँ बहक हो चुके हैं। इन एहतजाजी मुजाहिरों के दौरान हालात तो बिगड़ते जा रहे हैं डे बाई डे। यार सच्चा सवाल, सच्चा जवाब ये है कि आई डू नॉट नो, और ना ही किसी और को पता है। देखिए ना, एक तो ईरान का मसला ये भी हो गया है, अब तो हर जगह का हो गया, लेकिन खसूसन ईरान का, कि किसी खबर पे कोई यकीन नहीं किया जा सकता। चाहे वो ईरान की हुकूमत की तरफ से आने वाली खबर हो, चाहे उसके वो खिलाफ पहलवी हो। साहब के बेटे की वो खबर हो, चाहे वो इसराइल, क्योंकि इतनी मिस इन्फॉर्मेशन और इतनी एक तरह से दुरुस्त बात आइडियोलॉजिकल है। इंफॉर्मेशन कि आप जो बिलीव करना चाहें आप बिलीव कर सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में जो आपने बिल्कुल सदुरुस्त कहा कि जो स्टर हो रही है वो उसका जो मंबा है वो इसराइल है। उसका जो लिंक आता है वो इसराइल। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर इसराइल स्टर ना करे या अमेरिका से ना करवाए तो सब भला चंगा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि यकीनन एक ऑर्गेनिक रियल अपराइजिंग है हुकूमत के खिलाफ, और हमने वो कई सालों से देखी ना। ये जो रजीम चेंज की बात है, ये आज या कल या पिछले साल की तो नहीं है, ये तो 1970 की दिहाई से, 80 से या शुरू हुई है, और खसूसन अमेरिका की तरफ से। लेकिन ये जो हुकूमत है ईरान की, हैज जनरली बीन गुड एट डीलिंग विद इट, चाहे उनका जो भी तरीका हो, कैरेट हो या स्टिक हो। सही। सवाल ये है कि क्या इस वक्त दे विल बी एबल टू डू इट और नॉट। और जैसे मैंने कहा, तीन ऑप्शन है, तीन सिनारियो हो सकते हैं। एक ये कि हुकूमत जो है किसी तरह एक बार फिर डंडे के जोर पे जेलों में डाल के या कोई इंसेंटिव दे के, उन्होंने आज कोई तनख्वाह का अनाउंस किया है, इसको फिर थोड़ी देर सप्रेस कर ले। दूसरा ये कि रजीम चेंज हो, लेकिन उसके भी दो पहलू हो सकते हैं। एक ये कि इंटरनल रजीम चेंज हो जाए, या हुकूमत के अंदर से ही एक और धड़ा आ जाए, लेकिन वो वो अमेरिका या इसराइल नवाज ना हो। और दूसरा जो एक्सट्रीम है वो ये कि
अमेरिका जो है वो पुश करे बेसिकली एक अपनी प्रो प्रो किस्म की या हुकूमत। इसका मतलब एसेंशली होगा इसराइल की प्रो हुकूमत। या तो ये बताइएगा कि इस सारे मामले में जो हालात मिडल ईस्ट के बिगड़ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, बाकी ममालिक आपको क्या लग रहा है कि इसमें कोई अपना रोल प्ले करेंगे? पाकिस्तान के हवाले से भी एक अमेरिकी जरीदे दी नेशनल इंटरेस्ट ने कहा है कि पाकिस्तान के ऊपर बड़ा फोकस अमेरिका में बड़ी अहमियत दी जा रही है और बड़ी इस पर देखा जा रहा है कि पाकिस्तान बड़ा अहम किरदार अदा कर सकता है सूरत हाल के अंदर, चूँकि पाकिस्तान अमेरिका के भी बहुत करीब है और ईरान के साथ भी बड़े करीबी ताल्लुकात पाकिस्तान एंजॉय करता है। तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान इसमें कहाँ आपको जो है रोल प्ले करता हुआ नजर आ सकता है और क्या रोल प्ले कर सकता है पाकिस्तान इसमें? देखें, जब अगर अमेरिका में जब बात होती है ना कि रोल प्ले कर सकता है, तो उसका मतलब ये होता है कि क्या वो ये चाहेंगे कि अमेरिका के हक में कोई रोल प्ले किया जाए, हम्म। जो पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल है। क्योंकि उसका मतलब ये है कि ईरान की हुकूमत को गिराने में कोई रोल प्ले किया जाए। हम्म। अगर रोल प्ले करने का मतलब ये है कि किसी किस्म की मुफाहमत और स्टेबिलिटी आए, आई एम नॉट श्योर कि वो अमेरिका का कम से कम इंटरेस्ट है या इसराइल का कम से कम इंटरेस्ट है ईरान में। रीजन का इंटरेस्ट जरूर है। सही। और रीजन की जब हम बात करते हैं तो उसमें पाकिस्तान के साथ तुर्की की अहमियत भी है, उसके साथ गल्फ ममालिक की भी अब अहमियत है। और अगर आप उस रीजन पे थोड़ी सी निगाह डालें तो आपको नजर ही आता है कि जो इसतराब हमें हाइटन नजर आ रहा है ईरान में, वो रीजन भी उससे बचा हुआ नहीं है। ये नहीं ऐसा कि ही है। सारा लिंक। देखे ना, हम अगेन जो कई बार यार ये भी सोचना चाहिए कौन सी ऐसी खबरें हैं जिनका हम जिक्र ही नहीं कर सकते क्योंकि ये खबरें इतनी बड़ी हो गई। हम्म। मसलन जो इस वक्त सीरिया में हो रहा है, बिल्कुल। हमने तो टेक ऑफ कर दिया था ना कि सब भला चंगा है। भला चंगा तो बिल्कुल नहीं है। इस वक्त एक पूरी खाना जंगी का समय है। जो इस वक्त यमन में हो रहा है और उसकी वजह से जो पूरे गल्फ की सियासत है, उसमें जो जो तहलका मच गया है, जो 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 अनसर्टेनिटी आ गई है, वो भी अनपैरेलल्ड है। सो लबनान पे पूरा भी region जो अटैक्स हो है रहे हैं, लबनान के अंदर भी हालात काफ़ी ख़राब हैं। वो उसमें। अच्छा, जहां तक अमेरिका की, अगर मुझे आप इजाजत दें वापस एक मिनट जानने की, हम अमेरिका को इस वक्त बहुत ज्यादा, और क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब चाहते भी हैं और हम फिर उनकी ट्वीट के पीछे लग जाते हैं, कि उसको सिर्फ एक एक्सटर्नल लेंस से देखें कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो बाकी जगह क्या कर रहे हैं, वो वेनेजुएला में क्या पंगा ले रहे हैं, ग्रीनलैंड में क्या पंगा ले रहे हैं, ईरान के बारे में क्या कह रहे हैं। लेकिन ये भी याद रहे यार कि अमेरिका के अंदर क्या हो रहा है। आई वुड रिपीट, मैंने आपके शो में पहले भी जिक्र किया या है कि अमेरिका जो है वो खुद एक खाना जंगी की हालत में है। और ये हफ्ता जो है, चाहे दुनिया वेनेजुएला और ग्रीनलैंड में फोकस कर रही हो, अमेरिका के अंदर जो आइस की किलिंग के बाद जो एक आया है, या एक और फिशार उस खाना जंगी से मतलब ये नहीं कि बंदूकें लग दी हुई हैं, ऐसे ही है। लेकिन मुल्क बिल्कुल डिवाइडेड है, टूटा हुआ है। और वो टूट और हमें बढ़ती हुई नजर आई है पिछले 3-4 दिन में इन चीजों पे, जिसका कहने का मतलब ये है कि इन आलमी सतह की चीजों पे भी उसका असर होगा। डोनाल्ड ट्रंप के लिए हाईएस्ट प्रायोरिटी जो है इन सारी चीजों में ये है कि इनको यूज करें ताकि वो डिफ्लेक्ट कर सकें जो सही। उनका इंटरनल चैलेंज है, जो पहले एप्स्टाइन फाइल का था, अब ये फिर आइस का हो गया। और तो आखिरी चीज अगर हम एक और देख लें इसमें कि यूरोप क्या कर रहा है। यूरोप पहले भी डिस्ट्रैक्टेड था, लेकिन ग्रीनलैंड की वजह से, ऐसा मेरे ख्याल में कोई ज्यादा इम्कान नहीं है कि अमेरिका जो है वो फौजें भेज देगा ग्रीनलैंड में। लेकिन ग्रीनलैंड एक तरह से एक रेड हेरिंग, रेड फ्लैग बन गया है नेटो और जो ट्रांस अटलांटिक रिलेशनशिप है अमेरिका की और एग्जैक्टली। यूरोप की। और अगर वो टूटती है तो जरा थोड़ी देर आप सोचें कि उसका मतलब क्या है। यूरोप में जो आपको बिल्कुल एक हलचल, और एक हलचल से ज्यादा एक जलजला नजर आ रहा है, उसकी वजह यह है हर यूरोपियन मुल्क में अमेरिका के फौजी अड्डे हैं, विच ऐसे ही मीन्स है। यूएस हैज अ मिलिट्री प्रेजेंस ऑल ओवर यूरोप इंक्लूडिंग ग्रीनलैंड। मैं ये नहीं कह रहा कि अमेरिका का कोई ऐसा इस वक्त प्लान है कि उनको इस्तेमाल किया जाए, लेकिन अगर ये अलायंस टूटती है तो फिर क्या होता है? क्या वो कहेंगे अच्छा यार फिर हम घर चले जाते हैं, या किसी और किस्म की डिप्लोमेटिक एटलीस्ट इस किस्म की टेंशन आती है जिसको मैनेज करना मुश्किल हो जाए। मैंने कहा था आखिरी, ये एक और आखिरी की इजाजत दे दें, जी इस जी जी। सारे गेम में जो मैं चाह ये रहा हूं कि ये जो डॉट्स है ना, ये सारे कनेक्टेड हैं एक तरह से दुनिया बिल्कुल। में जो हो रहा है। और इसमें एक डॉट वो है जिसमें हमें कोई बत्ती नजर नहीं आ रही, लेकिन वो बहुत अहम है, और वो है चीन का। ऐसा ही है। क्या चीन की खामोशी या रिलेटिव खामोशी स्ट्रेंथ का मुजाहिरा है? क्या वो स्ट्रेटेजिक मुजाहिरा है कि यार तुम लोग लड़ते रहो, जब तुम खुद डिप्लीट हो जाओगे देन आई विल एंटर एज द बिग प्लेयर? हम्म। या वो अनइंटरेस्टेड है उस ग्लोबल रोल का जब जिसकी अब दुनिया उससे तवक्को रखती है? सो ये सारी वो अनसर्टनिटीज हैं
कि इनमें से कोई मसला जो है वो बजाते खुद एक चाल से हल होने वाला नहीं है। तो ग्रीनलैंड के हवाले से क्या लग रहा है आपको? सिफारतकारी के जरिए तो मुमकिन दिखाई नहीं दे रहा। यूरोप ने, जिस तरह आपने खुद भी जिक्र किया, एक स्टैंड ले लिया हुआ है, एक पोजीशन ले ली हुई है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप भी अपनी जगह पर मुसिर हैं कि वो लेकर रहेंगे। अगर वो नहीं लेते तो फिर जो है यहाँ पे रशिया या चाइना अपना असर रसूख बढ़ा देगा। बाय हुक और बाय क्रुक वो है वो इसे लेने की बात कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है आपको, हो पाएगा ऐसा? मुमकिन हो पाएगा या मुश्किल है? कुछ ना कुछ होना पड़ेगा, या डिप्लोमेटिकली होना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा कि इम्कान एक्चुअल सॉर्ट ऑफ बूट्स ऑन द ग्राउंड का तो नहीं है, लेकिन देखिए ना, ग्रीनलैंड का उन्होंने जिक्र किया था आज से तकरीबन पूरे साल पहले। 20 तारीख को ट्रंप साहब को 1 साल हो जाएंगे हुकूमत को, जी हाँ। और आते ही उन्होंने ये जिक्र कर दिया था। और उस वक्त ख्याल था यार ये क्या अजीब सी बात हो गई है, ये तो जरा मजाक सा लगता है, ये कोई जोक लगता है कि वो जिस सही। तरह पंगा थोड़ा सा कर रहे हैं, फ्रेंडली पंगा यूरोप के साथ। लेकिन खास तौर पे वेनेजुएला के बाद हमने ये देखा कि गुफ्तगू जो है उन यूएस की तरफ से वो एस्केलेट कर गई। सही। और ना सिर्फ एस्केलेट कर गई, वो अब तकरीबन रोजाना के बेसिस पे मल्टीपल बार उसका जिक्र करते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब के सही। जहन में जो बात आ जाए फिर उसको वो दोहराते रहते हैं। सिर्फ इंडिया जैसे पाकिस्तान वो का वो हमारे, तस्करा आज फिर दोबारा उन्होंने किया हाँ, है। वो तो हाँ, हाँ, 75-76 वो मरतबा एक कर बार चुके हैं जिक्र गल उसका। सम फंस जाए ना तो वो उसको पुराने रिकॉर्ड की तरह। और ग्रीनलैंड इसलिए अहम हो गया। ना यूरोप ने भी अपना पॉइंट क्लियर कर दिया है, लेकिन पॉइंट क्लियर करने का मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल कभी चेंज नहीं हो सकता। ऐसा ही है। मेरे ख्याल में अमेरिका में जब मैं लोगों से बात करता हूँ, अमेरिका में ख्याल ये है कि बेसिकली वो किसी किस्म की फाइनेंशियल डील कर सकेंगे। सही है। वो ग्रीनलैंड के लोगों को पैसे दे के या डेनमार्क को पैसे दे के किसी तरह वो खरीद लेंगे, जैसे ये कोई तबजी तरकारी है सही है। कि हमने जैसे अलास्का खरीदा था, ये खरीद लेंगे सही है। समहाउ। अमेरिका सीम्स टू बिलीव कि वो ये कर लेंगे, यूरोप डज नॉट सीम टू बिलीव। मसला एक बिल्कुल मुख्तसर बात, कि क्या ग्रीनलैंड जो है वो यूरोप के अंदर दरार डाल देगा? क्या जो बड़े मुल्क हैं फ्रांस जैसे, जर्मनी जैसे, वो डेनमार्क पे पुश करेंगे कि यार इससे पंगा ना ही लो, इस ऐसा ही बंदे है। से, तो कुछ मुक मुका कर लो। एक इंटरेस्टिंग सूरत लेकिन हाल अगर डेवलप मुक हो रही मुका है होगा भी इंटरनेशनली। तो नेटो वैसी ही रहेगी। बिल्कुल एक इंटरेस्टिंग सूरत हाल डेवलप हो रही है इंटरनेशनली, जो आलमी सियासत के अंदर, पर्टिकुलरली जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के अज़ाइम हैं उनको देखते हुए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आदिल नजम साहब, आपने प्राइम में अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, प्राइम में एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान अब मैच काफ़ी सख्त पड़ गया है, और तहरीक इंसाफ ने भरपूर मुज़ामत का ऐलान किया है। हुकूमत किस तरह से इससे निपटेगी, बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ में वेलकम बैक। पाकिस्तान की सियासत इस वक्त एक अहम मोड़ पर खड़ी है। जलसे जुलूस, लॉन्ग मार्च, बयानात और इल्जामात बहुत हैं, लेकिन सिमत वाज़ेह नहीं। तहरीक इंसाफ की हालिया सरगर्मियां, खासतौर पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी की स्ट्रीट मूवमेंट और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के कायदीन की सरगर्मियां सियासी अदम इस्तेहकाम के खदशात बढ़ा रही है। तहरीक इंसाफ एक तरफ दबाव डालना चाहती है, दूसरी तरफ बातचीत की फरियाद भी करती है। पार्टी अब तक ये फैसला नहीं कर सकी कि मुज़ाहमत की सियासत करे या मुफाहमत की, जबकि रोज नए मार्च और इल्जामात से मुफाहमत के दरवाजे बंद हो रहे हैं। इसी गैर यकीनी सूरत हाल से कारकुन भी कंफ्यूज है, और हुकूमत रियासत को यह पैगाम मिल रहा है कि पार्टी के पास वाज़ेह हिकमत अमली नहीं। सवाल यह है कि तहरीक इंसाफ चाहती क्या है? अगर वो निज़ाम के अंदर रहकर सियासी रिलीफ चाहती है तो उसे अपना लहजा, अंदाज और हिकमत अमली शायद बदलनी होगी। उसे समझना होगा कि रियासती रेड लाइन अबूर करने के बाद मसाइल सड़कों पर हल नहीं होते। अगर मुकम्मल मुज़ाहमत का रास्ता इख्तियार किया गया तो नताइज के लिए भी तैयार रहना पड़ सकता है। इसी मुतालिक आज वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने भी तहरीक इंसाफ को खबरदार किया है। जो तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान है, टांगे की सवारियाँ, इससे आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहता। उस किस्म का लॉ एंड ऑर्डर आएगा तो फिर उनको उसी से हिसाब से निबड़ लेंगे। पहले भी काफ़ी दफ़ा अब तो प्रैक्टिस हो गई निबड़ने की। बस मेरा काम तो दूसरा वाला मुज़ाकरात जिनका काम इस सूरत हाल में सवाल यह है कि क्या हुकूमत तहरीक इंसाफ के लिए मुज़ाकरात के दरवाजे मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए हैं या सियासत के इम्कानात अब भी खुले रखे जाएंगे? इस बारे में मजीद बात करेंगे। मैं ज्वाइन किया है वफाकी वजीर और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। बताएगा कि आपकी पार्टी तो, आपकी हुकूमत तो तहरीक इंसाफ को इंतशारी पार्टी करार देती है। आप कहते हैं उन्होंने 9 मई किया है, बाकी भी इन्होंने इंतशार फैलाया है। तो सिंध में जो इन्हें जलसे की इजाजत दी गई है और वहां पे जो इन्हें परमिशन दी गई है सियासी एक्टिविटी की, क्या कहेंगे इस पे? नासिर शाह साहब तो कहते हैं कि तहरीक इंसाफ को जो हम परमिशन दे रहे हैं सियासी एक्टिविटी की, ये उनके लिए एक टेस्ट केस है कि वो सियासी तौर पर कैसे बिहेव करते हैं। तो आपकी पॉलिसी भी यही है क्या? आपको एतमाद में लिया इस पे पीपल्स पार्टी ने?
जी देखिए, बात यह है कि टेस्ट केस तो उनको केपी में भी मिल सकता है। इनफैक्ट जब से उनकी हुकूमत है टेस्ट केस केपी में है। तो सबसे पहले तो जहाँ पे उनकी हुकूमत है, जहाँ पे पुलिस उनको रिपोर्ट कर रही है, जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उनके साथ है, यहाँ पे कोई कबाहत नहीं है, तमाम लॉ एंड ऑर्डर उनके हाथ में है, जहाँ पे वो ये साबित कर सकते हैं कि वो क्या करना चाहते हैं, वहाँ पे तो जलसा वो करते नहीं हैं, वहाँ पे तो जलसा उनसे हो नहीं पाता। अगर मसला सिर्फ प्रोटेस्ट करने का है तो, और प्रोटेस्ट जहाँ पे भी होगा, खैबर पख्तूनख्वा में भी होगा, तो आप जर्नलिस्ट हैं खुद, आप वहाँ पे कैमरे लेकर चले जाएंगे और आप लोगों को दिखाएंगे कितना वसी और अरीज़ यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में तो वो इलेक्शन भी हार गए और खैबर पख्तूनख्वा में तो प्रोटेस्ट भी वो नहीं कर पा रहे हैं। तो अब कराची में अगर उनको मैदान मिल रहा है, क्योंकि ये सिंध हुकूमत लॉ एंड ऑर्डर, मेकिंग श्योर कि 9 मई की तरह कोई नया केस ना हो जाए, किसी कोर कमांडर के घर पे हमला ना हो, कोई चीफ मिनिस्टर ये ना कहे कि मैं रेड जोन पे कब्ज़ा करने के लिए आ रहा हूँ, कोई चीफ मिनिस्टर जब आए अब जलसा लेकर तो उसके हाथ में AK-47 ट्रक के ऊपर ना हो उसके साथियों के पास और वो फायरिंग ना करते चले आएँ, कोई ऐसा जलसा ना हो जिस पे पुलिस वालों पे गोलियां बरसाई जाएं और वो शहीद हो जाएं, कोई चीफ मिनिस्टर ये ना कहे कि मैं जेल तोड़ के कैदियों को लेकर चला जाऊंगा। अगर ये तमाम तसल्ली सिंध हुकूमत की हो गई है, ये सिंध हुकूमत की है और वो ये करना चाहते हैं तो ज़रूर से कर लें। तो डॉक्टर साहब, सिंध में जिस पार्टी की हुकूमत है, पीपल्स पार्टी की, वो मरकज़ में आपके इत्तेहादी हैं, तो क्या उन्होंने तहरीक इंसाफ को सियासी एक्टिविटी की इजाज़त देने के हवाले से आपको यानी बतौर एक इत्तेहादी एतमाद में लिया था वफाक को? जी मैं कहूँगा कि हर एडमिनिस्ट्रेशन का अपना ये फ़ैसला है और अगर सिंध की हुकूमत का ये एडमिनिस्ट्रेटिव फ़ैसला है तो सिंध की हुकूमत को पूरा हक़ है। सिंध की हुकूमत को अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव फ़ैसले करने के लिए तो किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो जो उनकी ज्यूरिसडिक्शन है, जो वो फ़ैसले करने चाहते हैं वो करें ज़रूर से जी। लेकिन जहाँ पे मुशावरत की ज़रूरत है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के साथ, मुझे उम्मीद है उन्होंने मुशावरत की होगी। और अगर उन्होंने नहीं की, क्योंकि पूरे मुल्क का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का ये ज्यूरिसडिक्शन है, तो मैं कहूँगा कि कर लें ज़रा एक मरतबा, मेक श्योर दैट एवरीवन इज़ ऑन द सेम पेज। तो मैं बस यहीं तक कहूँगा, बाकी जो उनके एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस हैं वो उन्हीं को करने हैं। तो ये बताइएगा डॉक्टर साहब के तहरीक इंसाफ जो मोबिलाइजेशन कर रही है, ये तो बेसिकली 8 फरवरी के बड़े एहतजाज के हवाले से है कि 8 फरवरी को उन्होंने पहिया जाम करना है, बल्कि अलीमा खान साहब तो करिए पूरे मुल्क को जाम कर दिया जाएगा, पूरे मुल्क को बंद कर दिया जाएगा। तो क्या उससे पहले तहरीक इंसाफ को इंगेज करने की कोशिश की जाएगी या अब जो भी बातचीत होगी वो 8 फरवरी के बाद ही होगी? मैंने तो आपको बोला, आप टेस्ट केस की बात कर रहे थे, केपी तो बंद कर लें। जहाँ पे उनकी एडमिनिस्ट्रेशन है केपी तो बंद हो नहीं रहा, तो पहिया जाम पूरे मुल्क में करेंगे। इलेक्शन तो जीत जाएं, केपी की 2 सीटें तो हार चुके हैं, तो पूरे मुल्क में पहिया जाम कैसे करेंगे भाई? इससे पहले भी 1-2 मरतबा वो कह चुके हैं कि मुल्क गिर प्रोटेस्ट होगा, हम आएंगे लाखों करोड़ों की तादाद में। आपने देख लिया आए, एक क्रिकेट ग्राउंड तो भर नहीं सके। तो जो एक वो कहाँ, वो जहाँ पे वो मेला जानवरों का, मेरे ख्याल में मंडी है, मेला नहीं है, जहाँ पे इन्होंने प्रोटेस्ट अनाउंस किया था, वो तो भर नहीं सके थे। तो फिर मुल्क में क्या पहिया जाम और किस किस जगह पे पहिया जाम करेंगे? हमें तो ऐसी कोई तहरीक नज़र नहीं आ रही। इस वजह से ये अब उन पे मुनहसर है। गुफ्तगू का जहाँ तक आपने कहा है, देखिए गुफ्तगू तो एक हमारे लिए तो एक अजीब सा ये खेल तमाशा सा बन गया है। यानी 2-3 मरतबा वज़ीर आज़म, 2 मरतबा तो फ्लोर ऑफ द हाउस पे कह चुके हैं, एक दफ़ा काबीना की मीटिंग में कह चुके हैं, और हम में से हर शख्स टेलीविज़न पे आके ये कह चुका है कि भाई आइए बात कर लीजिए, आप आ जाइए। स्पीकर साहब के कमरे में वज़ीर आज़म ने कहा अगर हमसे बात नहीं करना चाहते तो उनसे कर लीजिए। आप पहले किसी को कहते हैं कि मैं ये ज़िम्मेदारी इनको दे रहा हूँ, जिनको आप ज़िम्मेदारी देते हैं और आप समझते हैं मैं किन की बात कर रहा हूँ, वो 2 दिन के बाद कहते हैं कि हमें तो PTI पे एतमाद ही नहीं है। सही है। जो भाई आपका अपना बंदा बात करने की कोशिश करता है उसको आप गद्दार कह देते हैं। जेल जाना हो, जो जेल के अंदर चला जाता है वो गद्दार हो जाता है, जो बाहर रह जाता है वो वफादार हो जाता है। अगली दफ़ा बारी जब बदलती है तो फिर जो अंदर जाता है वो वफादार हो जाता है, जो बाहर होता है वो गद्दार हो जाता है। अभी आप मेरे से पूछ रहे हैं कि बात कब होगी। अभी अलीमा खान साहिबा, जो हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम हैं,
इमरान खान साहब की हमशीरा हैं, उन्होंने अभी आपको बताया कि जो गुफ्तगू करेगा वो हम में से नहीं है। मैं रोज़ टेलीविज़न प्रोग्राम करता हूँ, रोज़ ये सुनता हूँ कि आपके इख्तियारी कुछ नहीं, आपसे बात क्या करें। लेकिन खान साहब ने तो महमूद अचकज़ई साहब को, जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आई ने पाकिस्तान अपोजिशन के इत्तेहाद के सरबराह है, उन्हें इख्तियार दे रखा है कि वो बातचीत करें हुकूमत के साथ। तो आप उनसे क्या राब्ता नहीं करेंगे? अभी तक हुकूमत ने भी उनसे राब्ता नहीं किया किसी किस्म की मुलाकात के लिए या मुज़ाकरात के हवाले से, बाज़ाब्ता शुरू करने के हवाले से? इवन आप उनकी मुलाकात भी खान साहब से करवा सकते थे ताकि मुज़ाकरात या बातचीत के लिए मोडालिटीज़ तय हो सकती। तो हुकूमत भी तो अभी तक सिर्फ बयानबाजी से ही काम ले रही है ना। नहीं, आप पहले मुझे ये बताइए ना कि महमूद खान अचकज़ई साहब को अगर इजाज़त है तो दोबारा इजाज़त लेने की ज़रूरत है। जो आप कह रहे हैं उनको दोबारा जाके मोडालिटीज़ तय हो ना मुज़ाकरात के एक फैसला तो कर लेना। एक दिन अगर चेयरमैन PTI गौहर साहब बात करते हैं तो उनके सेक्रेटरी जनरल जो हैं वो कहते हैं मैं नहीं मानता। सेक्रेटरी जनरल से बात करें तो उनके जो चेयरमैन है वो कहते हैं मैं नहीं मानता। अगर फ्लोर के ऊपर वो हमारे दोस्त जो हैं वो अली ज़फ़र साहब बात करें तो दोनों नहीं मानते हैं। पुराने चीफ मिनिस्टर जो थे वो ये कह रहे थे कि मैं कब्ज़ा करने आ रहा हूँ, जेल तोड़ने आ रहा हूँ। नए चीफ मिनिस्टर जो ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी पिछले दिनों आपने सुन ली है। आप मुझे बताएं किसकी बात करें? अगर हमशीरा बात करती हैं तो बेगम साहिबा की टीम नहीं मानती, अगर बेगम साहिबा की टीम बात करती है तो हमशीरा नहीं मानती, तो किससे बात करें? डॉक्टर साहब फिर इसका मतलब ये हुआ कि कोई मुज़ाकरात, कोई बातचीत नहीं होगी, ये सियासी चपकलिश ऐसे ही जारी रहेगी? आपको याद होगा कुछ महीने पहले एक कैंपेन उन्होंने अपने ऑफिशियल अकाउंट से चलाई थी कि खान नहीं तो हाकम बदहन पाकिस्तान नहीं। बस खेल वही है। खेल ये नहीं है कि हमने सियासी गुफ्तगू करनी है, हमने निगोशिएट करना है, हमने जमहूरियत को आगे बढ़ाना है, हमने डायलॉग लेकर चलना है। ये खेल नहीं है। खेल ये है कि हमने खान को, इसके बावजूद कि उनको 8-10 साल सज़ा हो चुकी है, इसके बावजूद कि उन्होंने एक साहब को 190 मिलियन पाउंड का तोहफ़ा दे के उनसे 400-500 कनाल ज़मीन ली थी और दोनों के शवाहिद मौजूद हैं और दोनों में उनको सज़ा हो चुकी है कि भाई ये किसी तरह से ये करप्शन हटा के बस सियासी तौर पे उनको बाहर लाया जाए और उनको बाहर निकाला जाए। अब अगर उनको जेल से बाहर निकालना मकसद है और कोई सियासी डायलॉग मकसद नहीं है, जो वो बरमला कहते भी हैं कि खान नहीं निकलेगा, खान नहीं है तो बात नहीं होगी, तो भाई खान को तो सज़ा हुई है। अगर सज़ा ख़त्म करवानी है तो अदालत में अपील का प्रोसेस जो है वो चलाते रहें, उसको चलाएं, वहाँ से ख़त्म करवाएं। अगर आप ये कहें कि हम जलसा करेंगे वरना खान को बाहर निकाल दो, तो फिर सारों को ही निकालना पड़ेगा। जेल में जितने लोग हैं सबको छोड़ देना चाहिए, फिर किसी को भी पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि वो जो 90 मिलियन वाला पाउंड्स वाला मुकदमा जिसमें सज़ा हुई है उसकी तो तमाम तफसीलात आपके पास भी हैं, अकाउंट भी आपके पास है, वो कागजात भी आ चुके हैं, वो हुक्मनामा काबीना से जिसमें कहा गया कि जाके वो साइन करके आओ कि हम कभी ये इन्फॉर्मेशन नहीं मांगेंगे कि क्या सेटलमेंट हुई है, और वो अकाउंट नंबर जो दिया गया वो तमाम चीज़ें तो अब आपके पास हैं। अब आप उसके बावजूद अगर कहें कि इसको छोड़ोगे तो बात होगी, तो फिर बात कैसे होगी बताइए? फिर मुल्क में आइन कानून ख़त्म कर देते हैं, जेलें बंद कर देते हैं और सबसे बात कर लेते हैं। इस वजह से सियासी बात करनी है तो आए सियासी बात करें, और अगर किसी कैद की वो जो मसला है जेल का या सज़ा का, तो फिर अदालत से अपील के जरिए उसको खारिज करवा लें। अब ये बात कि नहीं खान को छोड़ें, पहले जो आपके सामने भी वो कह चुके हैं कि बात ही नहीं होगी 10 मरतबा, तो मैं तो अब थक गया हूँ, 3 साल से ये बात हो रही है। जब बात शुरू होती है वो कहते पहले खान को छोड़ो। भाई कैसे छोड़ दें? डॉक्टर साहब ये बताएं तरीकाकार। डॉक्टर साहब ये बताएं कि ये बताएं डॉक्टर साहब के अब KP के हुकूमत के जो तर्जुमान हैं शफी जान साहब, वो कह रहे हैं कि दोबारा लाहौर आने का उनका प्लान है कराची के बाद, तो अब की मरतबा भी सख्ती से निपटा जाएगा, किसी किस्म की इजाज़त नहीं दी जाएगी? जी देखते हैं, ये पंजाब हुकूमत की स्वाबदीद है। जब मैंने आपको सिंध के मुतल्लिक कहा कि ये सिंध हुकूमत की स्वाबदीद है, लेकिन उनको उन तमाम एजेंसी से जिनका ताल्लुक मुल्क में अमन व अमान रखना है, जो वफाकी इदारे हैं, उनसे मुशावरत कर लेनी चाहिए जहाँ तक वो चाहें कि उसकी ज़रूरत है। तो पंजाब के मुतल्लिक भी मैं यही कहूँगा कि जो उनकी स्वाबदीद है वो करेंगे, लेकिन उनको भी जो वफाकी इदारे हैं जिनका चार्टर है ये कि मुल्क में अमन व अमान रहे, दहशत गर्दी ना हो, मुल्क की फ़िज़ा ठीक रहे, तो उनसे मुशावरत कर लेनी चाहिए। बस यहाँ तक हम कहेंगे, बाकी तो जो सूबे। चले डॉक्टर साहब, सियासत तो चलती रहेगी। सियासत के अलावा एक बड़ी अहम खबर कल से गैर मुल्की मीडिया पर गर्दिश कर रही है कि तुर्की भी
सऊदी तर्ज का पाकिस्तान के साथ दिफाई मुआहिदा करने जा रहा है। क्या वाकईतन कोई इस तरह का तुर्किया भी पाकिस्तान के साथ कोई ऐसा कोई दिफाई मुआहिदा करने जा रहा है जिस तरह का सऊदी अरब के साथ हुआ है? कोई मुस्लिम नेटो की तरह की कोई एक अरेंजमेंट कोई बन रहा है? आप काबीना के मेंबर हैं, ऐसा कुछ कंफर्म करेंगे? नहीं, ऐसी कोई चीज़ काबीना के सामने अभी नहीं आई है और मेरी शुनीद में भी नहीं है। हमारे तुर्की से बेहतरीन ताल्लुकात हैं और हम वैसे भी हमेशा मॉरली भी इवन अदरवाइज तुर्की के साथ खड़े रहे हैं और तुर्की हर जंग में, हर मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़ा रहा है। लेकिन जो बात आप कर रहे हैं इसकी कोई शुनीद नहीं है इस्लामाबाद में और कोई ऐसी चीज़ कम से कम मेरे सामने नहीं आई, ना काबीना के सामने पेश। डॉक्टर साहब, चूंकि आप वज़ीर माहौलियात हैं, ज़रा इस पर भी बताइएगा कि इस्लामाबाद में जो दरख्तों की कटाई का मामला है, इस पर बड़ी तनकीद हो रही है इस्लामाबाद के शहरियों की जानिब से, मीडिया के अंदर भी। जो CDA ने आपको ब्रीफ किया है गुज़िश्ता रोज़, क्या आप उनके जवाब से मुतमईन हैं? चूँकि इस्लामाबाद के शहरी तो CDA के जवाब से बिल्कुल भी मुतमईन नहीं हुए। जी बिल्कुल, मैंने बड़ी तहकीक की। ये कल जो मीटिंग की है इसके पस मंज़र में मैं 2 हफ्ते से काम कर रहा था, डेटा इकट्ठा कर रहा था। इसमें 2 अवामिल कार फरमा हैं, 2 अलहदा अवामिल। एक तो ये है कि हमारे यहाँ जब इस्लामाबाद को 1960 की दिहाई में बनाया गया था तो इसको फौरी तौर पे ग्रीन करने का, क्योंकि उससे पहले ये इतना ग्रीन नहीं था। बहुत से लोग कहते हैं बहुत ग्रीन था, मैंने तस्वीर देखी हैं, 1960 से पहले इतना ग्रीन नहीं था। तो इसको फौरी तौर पे ग्रीन करने के लिए यहाँ पे पेपर मलबरी, जिसको आप जंगली शहतूत कहते हैं, उसके दरख्त लगाए गए बिकॉज वो बड़ी रैपिडली ग्रो करते हैं और एक दफ़ा ग्रो कर जाएं तो जाते नहीं हैं। लेकिन उस वक्त किसी को शायद ये नहीं मालूम था, यहाँ पे आबादी भी बहुत कम थी, कि पेपर मलबरी की वजह से यहाँ पे एलर्जी आती है, यानी पोलन से रिलेटेड जो एलर्जी है वो पेपर मलबरी से आती है। और उसकी वजह से वो लोग जिनको अस्थमा हो, बिलखसूस वो लोग जिनको COPD हो, आपने बुजुर्ग देखे होंगे जो ऑक्सीजन की बॉटल्स लेकर। लेकिन डॉक्टर साहब, ये जो दरख्तों की कटाई का मामला है उसमें जो CDA की तरफ से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि हमने सिर्फ जो है पेपर मलबरी के दरख्त काटे हैं, यहाँ तो सिर्फ पेपर मलबरी का मामला नहीं है, यहाँ तो शहरी कह रहे हैं कि पुराने दरख्त भी काटे गए हैं उसके अलावा भी। तो CDA का जवाब तो बिल्कुल वो आपको उन्होंने गलत ब्रीफ किया है। दरख्त तो यहाँ पे काफ़ी बड़े तवाना दरख्त जो है पेपर मलबरी के अलावा भी सैकड़ों बल्कि हज़ारों की तादाद में काटे गए हैं। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं उन्हीं की तफसीलात की तरफ जा रहा था आपके पास। तो पहली बात तो ये है कि पहले हाई कोर्ट का एक हुक्म आया 2022 में या 23 में गालिबन, फिर 2025 में सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आया कि इन तमाम दरख्तों को काट दिया जाए। उसको भी सामने रखते हुए, उसके बावजूद कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आया, हमने हेल्थ मिनिस्ट्री से एक पूरी टीम के ज़रिए ये बाकायदा एक रिव्यू करवाया और उन्होंने कंफर्म किया और लिख के दिया कि हाँ ये वो दरख्त हैं जिससे COPD के जो बुज़ुर्ग हमारे लोग हैं उनकी ज़िंदगी ख़तरे में पड़ सकती। दूसरा, इस्लामाबाद के मास्टर प्लान में 2 किस्म के इलाके हैं, ग्रीन इलाके जहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती और ब्राउन इलाके जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो सकती है। यानी प्राइवेट सेक्टर में अगर किसी ने कोई हाउसिंग स्कीम बनानी हो या इस्लामाबाद में CDA ने कोई नया सेक्टर बनाना हो, कोई कंस्ट्रक्शन करनी हो, तो वो ब्राउन इलाकों में हो सकती है। कल मुझे कंफर्म किया गया कि कोई ग्रीन इलाका ऐसा नहीं है जहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन नहीं की गई, जहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन की गई है। तो जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है जिसकी वजह से वहाँ पे लगे हुए दरख्त उखाड़े जा रहे हैं, वो सारा ब्राउन इलाका है। फिर मुझे ये भी बताया गया कि ब्राउन इलाका में जो बड़े दरख्त हैं उनको जब हटाने की ज़रूरत पड़ती है तो उनको उखाड़ के कोशिश पहली ये की जाती है कि किसी नई जगह पे लगाई जाए। तो एक बहुत बड़ी तादाद में मसलन सरीना के इर्द गिर्द जितने भी दरख्त वहाँ से उतारे गए जब वो अंडर पासेस वगैरह बन रहे थे। डॉक्टर साहब, ये जो CDA ने इस्लामाबाद के अंदर शजरकारी मुहिम शुरू कर दी है जनवरी के महीने में, कि जब पहले से लगाए गए पौधों को बचाया जाता है, क्योंकि इस्लामाबाद में फ्रॉस्टिंग बहुत ज़्यादा होती है, जनवरी में तो किसी किस्म की शजरकारी मुहिम हो ही नहीं सकती, मुमकिन ही नहीं है। तो क्या ये इस्लामाबाद के शहरियों को इतना बेवकूफ़ समझ के CDA के जनाब उन्होंने जनवरी में शजरकारी मुहिम शुरू कर दी है? वो तो मिड फरवरी के बाद जाके शुरू होती है जब फ्रॉस्टिंग खत्म हो जाती है इस्लामाबाद के अंदर। कल मैंने एक डायरेक्शन दी है कि जो पौधे एक दरख्त के बदले में 3 दरख्त CDA ने लगाने हैं वो तो CDA लगाएगी, लेकिन हमने डायरेक्शन दी है, वजारत ने डायरेक्शन दी है कि हम उन जगहों पे जहाँ से दरख्त काटे गए हैं किसी कंस्ट्रक्शन के लिए या जहाँ से मलबरी यानी ये जंगली शहतूत उखाड़ा गया है, वहाँ पे हम कैंपेन करेंगे और वो तो 3 अपने लगाते रहेंगे, उसके बाद हम कोई फुट नहीं जगह छोड़ेंगे जहाँ पे दरख्त ना लगे।
ये नहीं कि आप नुकसान 10 करोड़ का करें और जुर्माना 10 लाख दे दें। इस वजह से इस कानून के अंदर जो तब्दीली की ज़रूरत है, कल वो भी डायरेक्शंस दे दी गई हैं कि फौरी तौर पे लॉ मिनिस्ट्री के साथ मिलके इस कानून को जो हमें लिमिट करता है 10 लाख तक के जुर्माने की, इसको रिवाइज किया जाए। तो इस वक्त जितनी भी प्लांटेशन हो रही है वो 8 फुट के दरख्त की हो रही है, और जो पूरी वेव चलेगी वो स्प्रिंग में चलेगी। सही है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। तो आपने गुफ्तगू सुनी वफाक के वज़ीर माहौलियात डॉक्टर मुसद्दिक मलिक की, जिनका कहना है कि इस्लामाबाद में प्लांटेशन हो रही है और फरवरी मार्च से ऑनवर्ड भी मजीद पौधे इस्लामाबाद के अंदर, जहां एक दरख्त कटा है वहां 3 दरख्त लगाए जाएंगे। प्रोग्राम में मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे। एक अच्छी खबर है पाकिस्तान में इंटरनेट सार्फिन के लिए कि पाकिस्तान में 5G सर्विसेज का आगाज़ होने जा रहा है। गो के पाकिस्तान इसमें बहुत पीछे है बाकी ममालिक से। ये सर्विसेज कब से शुरू होंगी, कैसे शुरू होंगी, बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। पाकिस्तान में टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में जिद्दत और तरक्की के इम्कानात रोशन हो गए हैं, क्योंकि आइंदा माह मुल्क में 5G सर्विस के आगाज की जानिब एक अहम पेशरफ्त हो रही है। वफाकी हुकूमत ने 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए पॉलिसी डायरेक्टिव जारी कर दिया है, जिसके बाद मुल्क में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी की राह हमवार हो गई है। इस वक्त मुल्क में ब्रॉडबैंड सार्फिन की तादाद 15 करोड़ 20 लाख से तजावुज कर चुकी है, जो इस बात का सबूत है कि तेज रफ्तार इंटरनेट और डेटा की तलब मुसलसल बढ़ रही है। इसी जरूरत को देखते हुए हुकूमत ने 700, 1800, 2100, 2300, 2600 और 3500 मेगा हर्ट्ज में स्पेक्ट्रम नीलाम करने का फैसला किया है। वफाकी हुकूमत ने पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी को हिदायत दी है कि यह नीलामी शफाफ और मुसाबकती अंदाज में कराई जाए। पॉलिसी डायरेक्टिव के मुताबिक 2014 से 2021 के दौरान मुख्तलिफ बैंड्स में स्पेक्ट्रम नीलाम पहले ही हो चुका है, जबकि नई नीलामी में मौजूदा मोबाइल ऑपरेटर्स के साथ साथ नए सरमायाकार भी हिस्सा ले सकेंगे, जिससे टेलीकॉम सेक्टर में मुकाबला बढ़ेगा और सरमायाकारी को फरोग मिलेगा। हुकूमत ने मुख्तलिफ बैंड्स के लिए बुनियादी कीमतें भी मुकर्रर कर दी हैं। 700 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की कीमत $65 लाख फी मेगाहर्ट्ज रखी गई है, जबकि 1800 और 2100 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की कीमत $1 करोड़ 40 लाख फी मेगाहर्ट्ज रखी गई है। इसी तरह 2300 मेगाहर्ट्ज बैंड के लिए $10 लाख, 2600 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम के लिए $12,50,000 और 3500 मेगाहर्ट्ज बैंड के लिए $6,50,000 फी मेगाहर्ट्ज कीमत मुकर्रर की गई है। पॉलिसी में यह भी वाज़ेह किया गया है कि स्पेक्ट्रम फीस पाकिस्तानी रुपए में अदा की जाएगी और डॉलर की शरह को लॉक किया जाएगा, ताकि बोली देने वालों को ज़र मुबादला के उतार चढ़ाव से महफूज रखा जा सके। 5G स्पेक्ट्रम को टेक्नोलॉजी न्यूट्रल रखा गया है, यानी ये स्पेक्ट्रम मौजूदा और मुस्तकबिल की तमाम टेक्नोलॉजीज के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा और किसी एक टेक्नोलॉजी की पाबंदी नहीं होगी। 5G लाइसेंस के तहत मरहलावार नेटवर्क रोल आउट लाजमी होगा, जिसमें मुख्तलिफ शहरों, साइट्स और फाइबर टू टावर के अहदाफ शामिल होंगे। सार्फिन को बेहतर सहूलत फराहम करने के लिए क्वालिटी ऑफ सर्विस की सख्त शराइत भी नाफिज की जाएंगी। कामयाब बोली दहिंदगान को 15 साल के लिए नया लाइसेंस दिया जाएगा, जबकि स्पेक्ट्रम ट्रेडिंग और शेयरिंग की इजाजत भी लाइसेंस का हिस्सा होगी। माहिरीन का कहना है कि ये इक़दाम नेटवर्क के फैलाव में मदद देंगे और टेलीकॉम सेक्टर में तवील मुद्दती मनसूबाबंदी और सरमायाकारी के लिए बेहतर माहौल पैदा करेंगे। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी से न सिर्फ तेज रफ्तार इंटरनेट और जदीद डिजिटल सहूलियात दस्तियाब होंगी, बल्कि इससे मईशत, सनत, ई कॉमर्स, ई हेल्थ और स्मार्ट सिटीज जैसे शोबों में भी नई सरगर्मियों को फरोग मिलने का इम्कान है। ताहम माहिरीन ये भी वाज़ेह करते हैं कि 5G की असल कामयाबी का दारोमदार नीलामी के बाद नेटवर्क के बरवक्त और मौसर रोल आउट, मुसलसल सरमायाकारी और सार्फिन को मयारी और सस्ती सर्विस फराहम करने पर होगा, जिसके लिए हुकूमत, रेगुलेटर और मोबाइल ऑपरेटर्स के दरमियान करीबी ताउन जरूरी करार दिया जा रहा है। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान पहले ही खित्ते के तकरीबन तमाम ममालिक से 5G सर्विसेज के अजरा में पीछे रह गया है, जबकि आलमी सतह पर 5G का आगाज 2019 में हो चुका था। अफगानिस्तान के सिवा खित्ते के तमाम ममालिक 5G टेक्नोलॉजी पर पेशरफ्त कर चुके हैं। आज के शो में इतना इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।